हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों, एक मोटिवेशन लाइन आप लोगों के लिए कि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। ठीक है, तो समय के पास, टाइम के पास उतना टाइम नहीं है कि आप लोगों को वो दोबारा टाइम दे सके। इसलिए आप लोगों को टाइम, वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। वक्त जो बलवान होता है, ये वक्त ही है जो गुजर जाएगा और दोबारा नहीं आएगा। फिर आप सोचेंगे कि काश अगर मेहनत करते तो आज हम कहीं और होते। ठीक है दोस्तों, टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए, मोबाइल वगैरह यूज कम कीजिए, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात कीजिए और मजे के साथ पढ़िए। 2 से 3 महीना है, वो गुजर जाएगा। अभी लग रहा बहुत टाइम है, कब गुजर जाएगा पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 245 नंबर क्वेश्चन तक कवर किया था और आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 246 से शुरू करने वाले हैं। 1000 VBI ऑब्जेक्टिव का सीरीज करें, इसी का पार्ट 8 है। इससे पहले हम लोगों ने 7 वीडियो को कवर करके रखा है। अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लीज जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। जो क्वेश्चन आपसे बनता है तो उसको आंसर कमेंट करेंगे, जो नहीं बनता है प्लीज उसको नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है, यानी कि परागकणों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा विटामिन बी। क्या हो जाएगा आपका? विटामिन बी। तो परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 247, सूर्यमुखी कुल के पौधे में, यहां पर ध्यान से देखेंगे, सूर्यमुखी कुल के पौधे के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देती है। यानी कि सूर्यमुखी कुल के पौधे के जो परागकण है वो अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देती है? 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 घंटे, यानी कि ऑप्शन है। ठीक है, तो सूर्यमुखी जो है, सूर्यमुखी कुल के पौधे परागकण जो है वो अपनी जीवन क्षमता 3 घंटे में खो देती है, 3 घंटे के बाद खो देती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 248, समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होता है? समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होता है? गुलाबास में, या फिर अकुवन में, या फिर खट्टी बुट्टी में, या फिर फर्ण में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुलाबास, यानी कि ऑप्शन है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलाबास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका कितना? 249। यहां पर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? कनेर है, मदार है, गुलाब है, या फिर जंगली मटर है? तो हार्कोगैमस पुष्प जो है निम्न में से कौन है? कनेर है, मदार है, गुलाब है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मदार, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? मदार। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी मदार हो जाएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 250। यहां पर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, ऑर्निथोफिली क्या है? ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? मनुष्यों के द्वारा, पवन के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, या फिर कीटों के द्वारा? ये जो ऑर्निथोफिली पर परागण है वो किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा पक्षियों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 251, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इको-आर-आई एंजाइम का स्रोत है, यानी कि इको-आर-आई एंजाइम का सोर्स कौन सा है? BAM-HI या फिर ई कोलाई? तो दोस्तों यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, इसी से हम लोग ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ई कोलाई। ठीक है, तो इको-आर-आई एंजाइम का स्रोत ई कोलाई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका यहाँ पर बहुत बच्चे जो है सी लगा देता, डायरेक्ट सोचता है कि नहीं यही होगा। आपको क्वेश्चन पढ़ के तभी आंसर को कमेंट करना, मैं बार बार सभी वीडियो में बता रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 252। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, रिकाम्बिनेंट डीएनए तकनीकी की खोज किसने की थी? रिकाम्बिनेंट डीएनए तकनीकी की खोज, डीएनए तकनीकी की खोज, टेक्नोलॉजी की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने, जेम्स वाटसन ने? तो किसने की थी? तो दोस्तों 252 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एस कोहन व एच बोयर, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो रिकाम्बिनेंट डीएनए तकनीकी की खोज एस कोहन व एच बोयर ने की थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 253, काफी इंपोर्टेंट, जैव डकैती। यहाँ पर जैव चोरी डकैती नहीं है, यहाँ पर जैव डकैती निम्न में से किससे संबंधित है? पारंपरिक ज्ञान से, या फिर जैव अणु तथा जैव संसाधनता से, जैव संसाधनता से जीन को निकालना। यहाँ पर संसाधन नहीं होगा, यहाँ पर जैव संसाधन ही होगा। यहाँ पर धना टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है जैव संसाधन, चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जैव डकैती निम्न में से किससे संबंधित है? तो निम्न में से सभी से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 254, किसी क्षेत्र में हाथियों की समष्टि की अधिक सघनता का नतीजा क्या हो सकता है? मैं आज बार बार अटक रहा हूं, पता नहीं क्यों। किसी क्षेत्र में हाथियों की समष्टि की अधिक सघनता का नतीजा क्या हो सकता है? सौपकारिता, या फिर अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा, या फिर अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा, या फिर एक दूसरे का परभक्षण? तो 254 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 254 का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 255, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास इसका बनाता है? स्थलाकृति, पोषण स्तर, बाउंड्री, पर्यावरणीय निके? तो किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास
इनका क्या बनाता है, फटाफट इसका कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पर्यावरणीय नीके यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। तो किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास इसका बनाता है पर्यावरणीय नीके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 256, अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है किसमें, लेग अवस्था में या फिर एक्सपोनेंशियल अवस्था में या फिर स्थिर अवस्था में या फिर सेनीसेट अवस्था में। तो बताएंगे अधिकतम वृद्धि दर जो है पाई जाती है वो किसमें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल अवस्था में यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है आपका, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 257, निम्न में से किस आवास में मृदा सतह का दैनिक तापमान अत्यधिक बदलता है, यानी कि कौन सा मृदा सतह में दैनिक तापमान टेम्परेचर सबसे ज्यादा बदलता है, झाड़ी स्थल या फिर वन या फिर रेगिस्तान या फिर ग्रास स्थल। तो 257 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेगिस्तान यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पर जो दैनिक तापमान है ना वो हमेशा बदलते रहता है, सबसे ज्यादा बदलता है, अत्यधिक बदलता है, कहां पर, रेगिस्तान में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 258, विज्ञान जो आनुवंशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है वो क्या कहलाती है, पारिस्थितिकी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। विज्ञान जो आनुवंशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है वो क्या कहलाता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जियोकोलॉजी यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आप लोग सभी वीडियो को देख लेते हैं, जितना भी वीडियो 1000 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने में जितना भी वीडियो बनता है, अगर आप लोग सभी को देख लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं 35 नंबर जो आपका रखा हुआ है, अगर आप लोग सच में 35 नंबर लाना चाहते हो तो सभी वीडियो को देखना पड़ेगा और सभी वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, ठीक है। टोटल 7-8 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, ये 7वां 8वां वीडियो, ठीक है। चलिए, तो विज्ञान जो आनुवंशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, जियोकोलॉजी यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 258 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 259, सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है, वायुमंडल, चट्टाने, महासागर या फिर झील। तो सल्फर का जो सबसे बड़ा संग्राहक है वो क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 259 का वो हो जाएगा चट्टाने यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है चट्टाने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260, पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व है नाइट्रोजन, मैग्नीज, आयरन, कार्बन। तो पादपों में सबसे ज्यादा पाने वाले जो तत्व है वो कौन सा तत्व है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कार्बन यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। तो पादपों में सबसे ज्यादा कार्बन पाए जाने वाले तत्व हैं, क्या नाम है उसका, कार्बन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 261, द्वितीयक नग्न क्षेत्र में अनुकर्मण कहलाता है, द्वितीयक नग्न क्षेत्र में अनुकर्मण कहलाता है। यहाँ पर आप लोग देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सबसीयर यानी कि ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, सबसीयर, ठीक है। तो द्वितीयक नग्न क्षेत्र में अनुकर्मण कहलाता है सबसीयर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों हम लोग बायोलॉजी का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, उसी तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री का भी करते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाते हैं। पहला चैप्टर का डाला हुआ आप लोग जरूर देख लीजिए, ठीक है, और कल ही डालें उसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 262, पारितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग कहलाता है, इकोटोन या फिर इकोक्लाइन या फिर इकोसिस्टम या फिर इकोसिस। तो 262 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इकोटोन यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो पारितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग कहलाता है इकोटोन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 263, किसी पारितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता युक्त जीव है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, मांसाहारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अपघटक यानी कि ऑप्शन सी। तो किसी पारितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता जीव है, कौन सा जीव है वो, अपघटक, ठीक है। अपघटक पारितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता युक्त जीव है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 264, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जैव मंडल रिजर्व कब प्रारंभ किया गया था, 1984 में, 1985 में, 1986 में या फिर 1987 में। तो भारत में जैव मंडल रिजर्व जो है वो कब प्रारंभ किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1986, ठीक है। तो भारत में जैव मंडल रिजर्व 1986 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 265, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है कहां पर, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहां पर है, केरल में, कर्नाटक में, बंगाल में या फिर असम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका असम में यानी कि ऑप्शन डी। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 266, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, फ्लोरा की, फाउना की या फिर पारिस्थितिकी तंत्र की या फिर दोनों ए और बी की। तो राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका दोनों ए और बी, फ्लोरा और फाउना दोनों, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है फ्लोरा की भी और फाउना की भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 267, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है चिड़ियों के लिए, घड़ियाल के लिए, शेर के लिए या फिर गेंडा के लिए। तो गिर अभ्यारण्य जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका शेर के लिए यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो गिर अभ्यारण्य जो है वो शेर के लिए प्रसिद्ध है, मशहूर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 268, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है चिड़ियों के लिए, तेंदुओं के लिए, बाघों के लिए, घड़ियाल के लिए। ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो 268 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका तेंदुओं के लिए यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 269,
ओजोन के विक्टर में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, पोटेशियम। तो ओजोन के विक्टर में कौन सा तत्व जो है वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्लोरीन, यानी कि ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 270, ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर या फिर लिथोस्फीयर या फिर ट्रोपोस्फीयर या फिर हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ओजोन परत जो है वो किस स्तर पर पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर, यहीं पर ओजोन परत पाया जाता है इसी स्तर पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 271, अम्लीय वर्षा किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ये जो अम्लीय वर्षा है वो किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आता है? जल प्रदूषण के अंदर, किसके अंतर्गत? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मृदा प्रदूषण। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा जो है वो मृदा प्रदूषण के अंतर्गत आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 272, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अभाव में आया? ठीक है, सॉरी, किस वर्ष प्रभाव में आया? ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष प्रभाव में आया था? 1986 में, 89 में, 92 में, 93 में। बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 272 का, वो हो जाएगा 1992 में, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1992 में प्रभाव में आया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 273, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी हुई क्योंकि मिथाइल आइसोसोनाइट संबंधित है। ठीक है, आइसोसोनाइट जो है वो किससे संबंधित है? तो 1984 की जो भोपाल गैस त्रासदी हुई तो क्योंकि मिथाइल जो है वो आइसोसोनाइट संबंधित है, वो किससे? डीडीटी से, अमोनिया से, सीओटी से या फिर जल से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जल, यानी कि H2O, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 274, प्राकृतिक अनिषेक जनन, या पर ये अनिषेक जनन लिखा हुआ है। ठीक है, अनिषेचन नहीं है, अनिषेक जनन पाया जाता है, यानी कि पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो प्राकृतिक अनिषेक जनन जो है वो पाया जाता है किसमें? मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में या फिर इनमें सभी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मधुमक्खी में, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों तक? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 275, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। द्विनिषेचन का परिणाम होता है बीजपत्र, बीजांडकाय या फिर भ्रूणपोष या फिर भ्रूण। तो द्विनिषेचन का जो परिमाण है वो क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 275 का, वो हो जाएगा आपका क्या? भ्रूणपोष, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 276, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे कि मॉर्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ मॉर्स, फर्न, ये जो है किस समूह में रखा जाता है? स्पोरोफाइट्स में, थैलोफाइट्स में, क्रिप्टोगेम्स में या फिर ब्रायोफाइट्स में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। ठीक है, ये हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन सी। चलिए, तो बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स और फर्न जो है ये आपका क्रिप्टोगेम्स में रखे जाते हैं, क्रिप्टोगेम समूह में रखे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 277, ये परिवर्तन जो कि लार्वा को वेरक में परिवर्तित कर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो परिवर्तन क्या है जो कि लार्वा को वेरक में परिवर्तित यानी कि बदल देता है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कायांतरण, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो उस परिवर्तन, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कायांतरण, जो कि आपका लार्वा को वेरक में बदल देता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 278, धुनपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? धुनपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? N, 2N या फिर 3N? तो कितने क्रोमोसोम होते हैं धुनपोष में? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3N, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3N। तो धुनपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 3N। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपको कंप्लीटली तैयारी कराई जाती है। ठीक है, कंप्लीटली तैयारी कराई जाती है आपके बोर्ड एग्जाम की, और अपने दोस्तों के एक बार शेयर भी कर दीजिएगा जम करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? किसमें जल के द्वारा परागण होता है? जलकुंभी, कमल, हाइड्रिला। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जलकुंभी, यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 280, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है, प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, सहायक कोशिका या फिर ए और बी दोनों? तो भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 280 नंबर क्वेश्चन तक कवर किया, 280 यानी कि 280। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 281 से शुरू करेंगे, ये पार्ट 8 था। नेक्स्ट वीडियो आपका पार्ट 9 आएगा। अगर आप लोग कोई भी वीडियो नहीं देखें तो जाइए डिस्क्रिप्शन पे, नीचे में आपको लिंक मिलेगा, या फिर प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां से भी देख सकते हैं सभी वीडियो को। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चैप्टर बाय चैप्टर डालते हैं, उसको भी देखिए। उसी तरह फिजिक्स का भी करते हैं, केमिस्ट्री का भी करते हैं, और सभी को देखिए और आपको मजे के साथ पढ़िए। जो क्वेश्चन नहीं बने उसको सॉल्व कीजिए, दोबारा से रिवीजन कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अपने दोस्तों को एक बार जम के शेयर कर दीजिएगा और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए।